Okay, so what happens here is that this is the before inspiration state. In this state, this is step one. It is, or the diagram one, it is the brief pause, or it is the resting state. We call it the end expiratory resting state. This is where the lungs rest for a time being after expiration. In this state, here we see that this is the parietal pleura. This is inside one is the visceral pleura. The parietal pleura is attached with the thorax walls, while the visceral pleura is attached with the lungs, and there's a space in the yellow, which is, this is a pleural cavity. We say that this is the pleural cavity, and the pleural cavity is filled with the pleural fluid. And what we say that these two layers, like there is a fluid between them. So what happens that these two layers, they act like two wet glasses, like if they are attached together. मतलब इस तरह होता है कि जैसे ये वाली लेयर ये भी गीली, ये वाली लेयर भी गीली है, तो ये आपस में इस तरह ज़्यादा इस अच्छे तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग पड़ी हुई होती है। मतलब जो इनका फ्लूइड है वो एक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है इनके लिए सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से कि जो दो लेयर्स होती हैं ये आपस में चिपकी हुई होती हैं और एक दूसरे को नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। अब इस स्टेट पे जो है जो पैराइटल प्लूरा है, अब इस स्टेट पे क्या है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो थोरैक्स है उसकी वॉल नॉर्मल पोजीशन पे है, डायफ्राम अपनी नॉर्मल डोम शेप में, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही बिफोर इंस्पायरेशन है। बिफोर इंस्पायरेशन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो प्लूरल कैविटी का प्रेशर है, ये -5 सेंटीमीटर H2 हो। इंट्रा प्लूरल प्रेशर वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर शुरू से ही जो है नेगेटिव होता है। इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं कि ये नेगेटिव क्यों होता है। मतलब इस वजह से भी ये नेगेटिव होता है क्योंकि जो प्लूरा की वॉल्स होती हैं वो आपस में लगी हुई होती हैं, और जो उसका प्रेशर होता है नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है थोरैक्स कैविटी में, यहाँ जो कैविटी है पूरी इन जगहों पे, यहाँ पे लिम्फेटिक्स होते हैं। ये जो लिम्फेटिक्स होते हैं ये इनका काम है सक करना इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सक करते हैं तो उसी दौरान जो है ये नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, और जो नेगेटिव प्रेशर का अफेक्ट पड़ता है वो प्लूरल कैविटी में पड़ता है। तो प्लूरल कैविटी हैज़ नेगेटिव प्रेशर। इसका हम एक रीज़न ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो है यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है। इसका नेगेटिव प्रेशर एक और वजह से है जो कि अपोजिंग रिकॉइल फोर्सेस है। अब जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी जो है वो चाहती है कि वो जो है ना एक्सपेंड करे, उसका वो मतलब उसकी टेंडेंसी है आउटवर्ड मूवमेंट की। और जो लंग्स है, लंग्स इलास्टिक है, लंग्स की हमेशा कैपेसिटी और टेंडेंसी होती है कि वो इनवर्ड मूव करे, वो इलास्टिक रिकॉइल करे। दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं, इसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है प्लूरल कैविटी में। मतलब थोरैक्स अगर बढ़ना चाहेगा किस में, वॉल्यूम में, थोरैक्स अगर बढ़ेगा तो पैराइटल प्लूरा जो थोरैक्स से अटैच है वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो लंग्स है वो इनवर्ड कोलैप्स होना चाहेंगे। जो विसरल प्लूरा है लंग्स के साथ अटैच वो इनवर्ड कोलैप्स होना चाहेगा। बीच में नेगेटिव प्रेशर किस में क्रिएट होगा, प्लूरल कैविटी के अंदर। तो प्लूरल कैविटी के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर है उसकी दो वजहें हैं। एक तो लिम्फेटिक ड्रेनेज है जिसकी वजह से उनकी सकलिंग की वजह से लिम्फेटिक डक्ट्स की और जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और दूसरी वजह इनके अपोजिंग फोर्सेस, ये दो अपोजिंग फोर्सेस होती है। अब जब इंस्पायरेशन हुई, अच्छा बिफोर इंस्पायरेशन एल्वुलर प्रेशर 0 सेंटीमीटर H2। 0 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि अभी एक्सपायरेशन खत्म हुई है। एक्सपायरेशन में एल्वुलर प्रेशर +1 सेंटीमीटर H2 होता है। जब एक्सपायरेशन ख़त्म होने लगती है तो पॉजिटिव प्रेशर ख़त्म हो जाता है, और जो इंटर एल्वुलर प्रेशर, जो इंटर पल्मोनरी प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है उसके, किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब इसके अंदर प्रेशर 760 मिलीग्राम Hg होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी 760 मिलीग्राम Hg होगा। मतलब ये ऑलमोस्ट दोनों जो हैं इक्वल होते हैं, तो मतलब इक्वल होता है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए जो है इंटर पल्मोनरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं। जो इंटर प्लूरल प्रेशर होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, सही है। अब हम आगे जाते हैं तो ये वाली स्टेट है जब इंस्पायरेशन शुरू हुई, मतलब जब बिगिनिंग में इंस्पायरेशन हुई तो क्या हुआ, इंस्पायरेशन जब स्टार्ट हुई तो जो थोरैसिक वॉल्स या मसल से कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्रामेटिक मसल्स ये होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो है ये इनवर्ड मूव करता है, नीचे मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं जो कि रिब्स के बीच में होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थोरैसिक वॉल आउटवर्ड मूव करती है, रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड दूर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो, जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो ये पैराइटल जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल बनाया हुआ है असल में इतना स्पेस होता नहीं है, उसी वक्त ये इसके साथ चला जाता है। जो पैराइटल प्लूरा है वो उसी वक्त चला जाता है किसके पास,
थोरेसिक वॉल के साथ जाकर चिपक जाता है, सही है। जब थोरेसिक वॉल के साथ चिपक गया, विसरल प्लूरा अभी तक जो लंग्स के साथ अटैच है वो नहीं लगा, तो पैराइटल प्लूरा लग गया। अब इनके बीच में जो है, जो पैराइटल प्लूरा जब वहाँ पे चला जाएगा थोरेक्स की वॉल के साथ, बीच में नेगेटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना स्पेस होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को अपनी तरफ सक करना शुरू कर लेगा, जिसकी वजह से, ताकि वो भी जो है, क्योंकि अगर वो उसको सक नहीं करेगा तो जो लंग्स इनसाइड है उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ ही नहीं होगा, सिर्फ जो है प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। हमें प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कराना, हमें डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो हमें जो अंदर है, जो हमें ये इंटरपल्मोनरी प्रेशर है, हमें वो डिक्रीज़ करवाना है, -1 पे लाना है। उसके लिए हमें लंग्स को जो है वो करना पड़ेगा, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब थोरैक्स ने तो इंक्रीज़ कर लिया, थोरैक्स के साथ पैराइटल प्लूरा भी चला गया। पैराइटल प्लूरा को इंक्रीज़ कराना है अंदर वाला लंग्स वाला वॉल्यूम। तो ये क्या करेगा, जो विसरल प्लूरा है उसको अपनी तरफ सक करना शुरू करेगा, ताकि जब विसरल प्लूरा पुल होगा, तो विसरल प्लूरा डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, लंग्स के साथ, तो वो अपने साथ लंग्स को खींच के ले आएगा। Parietal pleura gets pulled towards thoracic wall, exerting more negative pressure in the intrapleural region। जो कि intrapleural region है, यहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर सक करता है। पहले -5 मिलीग्राम सेंटीमीटर ऑफ H2O था, फर्स्ट स्टेप है जब इंस्पायरेशन शुरू नहीं हुई थी। अब जैसे ही उसने जो है स्पेस बढ़ा गया, इन दोनों की प्लूरल कैविटी का स्पेस बढ़ गया, प्लूरल कैविटी का अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, तो प्रेशर जो है और डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि पैराइटल प्लूरा सक करेगा विसरल प्लूरा को। जैसे ही वो उसको सक करेगा तो उसका जो प्रेशर जो इंक्रीज़ होगा वो -5 से कन्वर्ट हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर H2O। पैराइटल प्लूरा सक्स विसरल प्लूरा, एल्वियोलर प्रेशर बिकम्स -1। जैसे ही उसने इसको सक किया, मतलब अब उसने सक कर लिया इसको, तो हम कह सकते हैं जैसे उसने इसको सक किया तो लंग्स का जो वॉल्यूम है उसी वक्त उस पीछे विसरल प्लूरा के साथ चला जाएगा और हमें ये वाली स्टेट मिल जाएगी। मतलब ये तो मैंने ड्राइंग बनाई है इस तरह, ये इसमें कुछ हो नहीं रहा, स्टेट वही है, ये इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसमें, वो उसको अपने पास ले गया और यहाँ पे एल्वियोलर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया किसमें, -1। अब एल्वियोलर प्रेशर यानी इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है -1 में। जैसे ही -1 में जाएगा, प्रेशर जो ग्रेडियंट है क्रिएट हुआ और जो एयर है वो आएगी फ्रॉम द आउटसाइड जो था वो 0 ATM था, या हम कह सकते हैं, हाँ 0 ATM कह सकते हैं, हाँ 0 ATM था बाहर, या 0 सेंटीमीटर H2O था। अंदर जो है अब माइनस यहाँ पे आके अंदर हो गया -1 ATM और -1 सेंटीमीटर H2O। तो यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, उसी वक्त एयर जो है बाहर से अंदर पुल होगी और अंदर आ जाएगी। तो इस तरह हम कहते हैं, इस तरह जो इंटरपल्मोनरी और इंटरप्लूरल प्रेशर हैं वो मेंटेन करते हैं, वो प्ले रोल करते हैं एयर को अंदर लाने में। पहले जो था तभी इसमें हमने देखा किस तरह जो है अफेक्ट आता है एल्वियोलर प्रेशर का और पल्मोनरी प्रेशर, पैराइटल प्लूरल प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर का किस पे, जो कि एयर पे, जो एयर सकिंग इन हो रही है उस पर किस तरह प्ले रोल करता है। मतलब पहले जो है पैराइटल प्लूरा जो है वो खींच किया, थोरैसिक वॉल खींच के उसने विसरल प्लूरा को सक इन किया। यहाँ पे एक इलास्टिक फोर्स भी होती है जो कि रिक्वायर कर रही होती है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन ये वाला, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपेंड थोरैसिक कैविटी पुलिंग द पैराइटल प्लूरा आउटवर्ड। पैराइटल प्लूरा बाहर मुंह जाता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इन द थिन सेरस फ्लूइड, जो कि उनका पैराइटल जो प्लूरल कैविटी में जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो सरफेक्टेंट नहीं होता, सरफेक्टेंट एल्वियोलाई के अंदर होता है, लेकिन वो एज ए सरफेस टेंशन क्रिएट करता है। जिस तरह दो वेट ग्लासेस हों, दो वेट स्लाइड्स हों जो हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोप की, अगर हम उन पर पानी लगा दें और अगर हम उनको एक दूसरे के साथ चिपका दें तो वो अलग ही नहीं होंगी, वो इस तरह तेज़ी के साथ, मतलब इतनी फोर्स के साथ चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो वेट है ना। और इन दो के बीच में भी जो है एक फ्लूइड पड़ा, तो ये भी दो वेट हैं। ड्यूरिंग चाहिए होता है बिकॉज द सर्फेस टेंशन थिन सेरस फ्लूइड मेंटेन बाय द कंटिन्यूस लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड सब एटमॉस्फेरिक इंटरप्लूरल प्रेशर कपल द टू लेयर्स। ये दो जो हैं जो कपल करते हैं एक दूसरे दो लेयर्स को साथ मिलाते हैं। द विसरल प्लूरा एंड द अंडरलाइंग लंग टिश्यू एक्सपेंड राइट अलॉन्ग विद इट। पैराइटल प्लूरा तो
हो गया एक्सपेंड। अब विसरल प्लूरा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि जो विसरल प्लूरा है, तो जो पैरेटल प्लूरा है वो जो है वो तो वैसे उसका था, वो तो एक्सपेंड हो गया। अब विसरल प्लूरा उसके पास क्यों जाता है? क्योंकि दो फोर्सेज होती हैं, एक तो लिम्फेटिक फोर्सेस की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरह से जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं वो जो उसको पुल करती हैं, और इसके अलावा जो इंटर प्लूरल प्रेशर होता है, जो नेगेटिव प्रेशर पहले ही अंदर होता है, इसके पहले से नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है इंटर दो प्लूरा के बीच में, और जो प्रेशर पहले ही इनसाइड था प्लूरल कैविटी में, नेगेटिव प्रेशर और बढ़ जाता है, -5 से -7.5 हो जाता है, जिसकी वजह से विसरल लेयर जो है वो चली जाती है। विसरल लेयर जो है वो चली जाती है कहाँ पे? नेचुरल यहाँ पे विसरल लेयर जो है वो एक्सपेंड हो जाती है राइट अलॉन्ग विद दिस इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम कॉजेज इंट्रा पल्मोनरी एल्वुलर प्रेशर टू ड्रॉप फ्रॉम रेस्टिंग इक्विलिब्रियम। जो अंडर पल्मोनरी प्रेशर होता है, मतलब हमारा असल जो मकसद था वो एल्वुलर प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज़ करना था, जिसकी वजह से एयर अंदर आती, उसके लिए जो है इंटरप्लूरल चेंजेस आ रहे थे प्रेशर के अंदर, इंटरप्लूरल प्रेशर में चेंजेस आ रहे थे, तो वो जो है वो ड्रॉप हो गया और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है एज द आउटवर्ड पोल ऑफ द एक्सपेंडिंग। Meanwhile, as the outward pull of the expanding chest wall opposes the inward elastic recoil of stretching lungs। जो अब ये वजह बता रहा है कि -5 से -7.5 जो है वो क्यों हो जाता है इंटरप्लूरल प्रेशर, क्योंकि जो आउटवर्ड पुल होता है एक्सपेंडिंग चेस्ट वॉल का अपोज करता है इनवर्ड इलास्टिक रिकॉइल। दो अपोजिंग फोर्सेस रिकॉइल फोर्सेस होती हैं, उनके बारे में इंट्राप्लूरल प्रेशर ड्रॉप कर जाता है इनिशियल नेगेटिव बेसलाइन जो -5 सेंटीमीटर H2O है, उससे भी और नेगेटिव -7.5 में लंग्स फुली इन्फ्लेटेड रहते हैं अंटिल द पैसिव रिकॉइल ड्राइव्स एक्सेलेशन। ये लंग्स की तो वैसे कैपेसिटी होती है ना रिकॉइल करने की। और अगर हम अभी इनहेलेशन हमें समझ में आ गई, इंस्पायरेशन, तो अभी हम एक्सपायरेशन को भी समझ लेते हैं। जब एक्सपायरेशन होती है, जो डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। सही, अब वो जो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करके तो लंग्स का जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम जो पहले बढ़ा हुआ था यहाँ पे वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब पहले जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो वो फोर्स मारेंगे लंग के ऊपर कि तुम जो हो ना वापस अपनी पोजीशन पे आ जाओ, अलाउइंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड। जो पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कराता है, उसको डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगे, व्हाइल द डायफ्राम रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग डोम पोजीशन और शेप, रिड्यूसिंग द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। ड्रिवन बाय दिस इंक्रीज इन द स्पेस अलॉन्ग विद द नेचुरल इलास्टिक रिकॉइल ऑफ स्ट्रेच लंग टिश्यू। जो पहले ही उसकी जो है कैपेसिटी, वो एबिलिटी, टेंडेंसी है लंग्स से रिकॉइल करने की, और जो डिक्रीज़ हो गया है पहले ही स्पेस, और जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फोर्स लगा रहे हैं लंग्स के ऊपर, कहते हैं अपनी पोजीशन पे वापस आओ। जो इंटरप्लूरल प्रेशर होता है पहले, क्योंकि पहले वही डिक्रीज़ हुआ था, एल्वेओलर प्रेशर में चेंज आए थे, तो पहले यही जो है इंटरप्लूरल प्रेशर -7.5 सेंटीमीटर H2O से अपनी बेसलाइन पे आएगा, जो रेस्टिंग बेसलाइन है इसके -5 सेंटीमीटर H2O। कॉन्सिक्वेंटली द वॉल्यूम इनसाइड द लंग डिक्रीजेज। अब जैसे ही जो है अपनी पोजीशन पे वापस आए, क्योंकि ये इस तरह प्रेशर वापस नहीं आ सकता जब तक वो लंग्स जो है वो वापस अपनी पोजीशन में उस तरह नहीं आते, तब तक जो है ये अपनी जो है जो ये है प्रेशर ये डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो जो है पैरेटल पूरा अपनी पोजीशन पे वापस क्या प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, कॉन्सिक्वेंटली जो है अंदर जो लंग्स में जो वॉल्यूम है एल्वुलर प्रेशर वो जो है, क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, जब प्रेशर अब इंक्रीज़ होगा, वहाँ पहले हर जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, अब जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा फ्रॉम -1, फिर जीरो पे तो आ चुका था ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो -1 पे था, -1 पे यहाँ आया था। जब एयर अंदर आ गई थी तो पहले दोबारा ये 0 पे आ गया था, और जब वो लंग्स जो है वो दोबारा उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ये +1 पे चला जाएगा, व्हेन विच फोर्सेस द एयर आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अंटिल द एल्वुलर प्रेशर इक्वलाइजेस। यहाँ पे ये एल्वुलर प्रेशर -1 पे आ चुका था, एयर जैसे ही अंदर आती है दोबारा 0 पे आ जाता है, ये दोबारा 0 पे आ जाता है जैसे ही अंदर एयर आ जाती है।